नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर सीटेट के लिए तैयार किए गए कुछ बेहतरीन नोट्स हैं। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है कि व्याकरण के नियमों को एक नक्शे की तरह सामने रखा जाए ताकि हर चीज अपनी सही जगह पर दिखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, शब्द भेद। मतलब एक वाक्य में शब्दों का काम क्या होता है, और इसमें सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। इन नोट्स में 3 मुख्य प्रकार दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, यानी किसी खास का नाम, जैसे राम, गंगा या दिल्ली। और दूसरा है जातिवाचक। ये वो है जो पूरी जाति या कैटेगरी के बारे में बताए, जैसे नदी, पर्वत, शहर। सही। और तीसरा है भाववाचक, जो गुण, दोष या भाव बताए, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास। इसमें खास बात यह है कि परीक्षाओं में अक्सर भाववाचक संज्ञा बनाने को कहा जाता है, जैसे मीठा से मिठास। ठीक है। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं। हाँ, सर्वनाम के भी कई प्रकार हैं। पुरुषवाचक तो हम सब जानते हैं, मैं, तुम, वह। फिर है निश्चयवाचक, यह, वह। ये किसी निश्चित वस्तु के लिए होता है। और अगर निश्चित ना हो जैसे दरवाजे पर कोई है। तो उसके लिए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। आपका उदाहरण बिल्कुल सही है, दरवाजे पर कोई है। एक और जरूरी है निजवाचक, स्वयं, खुद, अपने आप। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो हैं विशेषण। विशेषण 4 तरह के होते हैं। पहला गुणवाचक, जैसे अच्छा, बुरा, काला। दूसरा संख्यावाचक, जैसे 4, 10, कुछ। तीसरा परिमाणवाचक, जो मात्रा या नापतौल बताए, जैसे 2 किलो या थोड़ा दूध। और चौथा है सार्वनामिक। ये तब होता है जब कोई सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताए, जैसे वह लड़का। यहाँ विशेष्य को समझना भी जरूरी है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है, जैसे काली गाय में गाय विशेष्य है। और आखिर में क्रिया, यानी काम का होना। इसके 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, हाँ, जैसे राम आम खाता है। और अकर्मक मतलब बिना कर्म के, जैसे बच्चा रोता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास शब्द तो आ गए, लेकिन ये जुड़े हुए कैसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है? हाँ, यहीं पर कारक की भूमिका आती है। कारक वो चिन्ह हैं जिन्हें विभक्ति कहते हैं, जो ये संबंध बताते हैं। और ये तत्पुरुष समास के लिए भी बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। तो इनकी सूची देखते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने, काम करने वाला। कर्म का है को, जिस पर काम का असर हो। करण का चिन्ह है से या के द्वारा, ये साधन के रूप में होता है, जैसे कलम से लिखा। ठीक है। और संप्रदान? को या के लिए, जब किसी के लिए कुछ किया जाए। और फिर आता है अपदान। इसका चिन्ह भी से है, लेकिन अलग होने के भाव में। हाँ, अलग होने के भाव में। ये डर या तुलना के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बात दिलचस्प हो जाती है। करण और अपादान दोनों का चिन्ह से है। हाँ, और यही अंतर समझना जरूरी है। हम्म, पेड़ से पत्ता गिरा में अलघाव है, हम्म, इसलिए ये अपादान कारक है। हम्म, जबकि कलम से लिखा में कलम एक साधन है, इसलिए ये करण कारक है। समझ गई। बाकी कारक तो सीधे हैं। हाँ। संबंध के लिए का, की, के, रा, री, रे। और अधिकरण? में पर ये स्थान या समय बताने के लिए होता है। और आखिर में संबोधन, हे, अरे, ओ। सही। अच्छा, अब बात करते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों की, मतलब अलंकार। पद्यांश वाले सवालों के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, जहां शब्दों के कारण एक तरह का चमत्कार होता है। इसमें सबसे पहला तो अनुप्रास है। हाँ, अनुप्रास, जब एक ही वर्ण यानी लेटर बार बार आए, जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें में च की आवृत्ति। और यमक, यमक में शब्द एक से ज्यादा बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। बिल्कुल। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी। यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का धतूरा। फिर आता है श्लेष। इसमें शब्द एक ही बार आता है पर उसके अर्थ कई होते हैं। हाँ, श्लेष का मतलब ही है चिपका हुआ,
जैसे रहीमन पानी राखिए में पानी के 3 अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। तो ये थे शब्दालंकार और दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। हाँ, जहां अर्थ के कारण चमत्कार होता है। इसमें सबसे प्रमुख है उपमा, जहां तुलना की जाए। और इसकी पहचान सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्दों से होती है। बिल्कुल, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। और रूपक, रूपक में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। सही कहा, एक को दूसरे का रूप दे दिया जाता है। जैसे चरण कमल, यहाँ चरण ही कमल है। फिर है उत्प्रेक्षा, जहां कोई कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए। हाँ, और इसके पहचान शब्द हैं मनु, जनु, मानो, जानो। जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। एक है अतिशयोक्ति, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। हाँ, जैसे हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका का जल जाना, ये अतिशयोक्ति है। और मानवीकरण, ये तो मुझे बहुत पसंद है। मानवीकरण में निर्जीव चीजों को इंसानों की तरह व्यवहार करते दिखाया जाता है। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काईं। चलिए अब कुछ और छोटी पर जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। हाँ, जैसे लिंग, हिंदी में केवल 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका है शब्द के साथ अच्छा, अच्छी या मेरा, मेरी लगाकर देखना। बिल्कुल। इसका कोई उदाहरण जो अक्सर गलत हो जाता है? हाँ, दही, लोग अक्सर इसे स्त्रीलिंग समझते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा दही होता है, अच्छी दही नहीं, इसलिए ये पुल्लिंग है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की ट्रिक है। इसी तरह मेरी किताब, तो किताब स्त्रीलिंग है। और वचन, एक वचन और बहुवचन? इसमें याद रखने वाली बात है कि आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू। अच्छा, और मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या मूल अंतर है? देखिए, मुहावरे एक वाक्यांश होता है और इसके अंत में अक्सर ना आता है, जैसे 9 2 11 होना। और लोकोक्ति? लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य होती है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आज हमने शब्द भेद से लेकर अलंकार और लिंग वचन तक व्याकरण के मुख्य बिंदुओं को समझा। तो इन सब का सार क्या है? यही कि व्याकरण के हर नियम का एक तार्किक ढांचा है और इन पैटर्न्स को पहचानना ही इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें नियमों की पहचान करने पर ही फोकस करवाते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि इन नियमों को जानने के बाद क्या सिर्फ काव्य या परीक्षा के लिए ही भाषा को देखने का नजरिया बदलता है, या हमारी रोजमर्रा की बातचीत और सोच पर भी इसका असर पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। व्याकरण किस तरह हमारे विचारों को व्यवस्थित करता है, तब भी जब हम इसके बारे में सोच नहीं रहे होते। शायद भाषा का ढांचा हमारे विचारों के ढांचे को भी आकार देता है।